ये कहानी है अल्ताफ हुसैन की। और उस काम को जब आपको करने को बताया जाएगा तो उस काम को करने में बहुत से लोगों की अना सामने आएगी। और उस तहरीक की जो एक यूनिवर्सिटी के कमरे से शुरू होती है और देखते ही देखते कराची के ऐवानों, सड़कों और गली कूचों पर काबिज हो जाती है। नाजरीन, पहली किस्त में आपने देखा कि कैसे एक छोटी सी तहरीक इक़्तिदार के दरवाजे तक जा पहुंची और अब कहानी अपने सबसे ख़तरनाक मोड़ पर है। 1988 के इंतखाबात, खूनी खेल, इस्टेब्लिशमेंट के राज और एक ऐसी मुलाकात जिसने पाकिस्तान की सियासत का नक्शा हमेशा के लिए बदल डाला। ये है MQM की कहानी, इक़्तिदार, खून और साजिशों का सफ़र, और ये इसका दूसरा बाप है। अस्सलाम वालेकुम, इन्फोट्रेंड टीवी के तमाम देखने वालों को खुशामदीद। नाज़रीन, पहली किस्त में आपने देखा कि कैसे एक यूनिवर्सिटी के कमरे से शुरू होने वाली तहरीक लम्हों में कराची की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत बन गई थी। 1987 के बल्दियाती इंतखाबात ने MQM को इक़्तिदार की दहलीज तक पहुँचा दिया था, मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब कहानी का नया बाब खुलने वाला है। 1988 के आम इंतखाबात जब सिंध पहली बार दो हिस्सों में तकसीम हुआ, शहरी सिंध में MQM का राज और दही सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गलबा। लेकिन इस फतह के फ़ौरन बाद ऐसा खूनी खेल शुरू हुआ जिसने कराची और हैदराबाद की गलियों को लाशों से भर दिया था। 250 लोग एक ही दिन में मार दिए गए, 150 मजीद कराची की सड़कों पर गिरा दिए गए, और आज तक ये सवाल जिंदा है कि असल साजिश के पीछे कौन था। फिर कहानी पलटती है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। जर्नैल, सियासतदान और बेंकार, तीन किरदार, एक खुफिया मुलाकात और वो लम्हा जिसने आने वाले बरसों के सारे खेल का रुख ही बदल डाला। मगर ये सब कुछ अभी आगाज़ है, क्योंकि आगे आने वाले वाक़यात में फ़ौजी ताकत, सियासी साजिशें, तंजीमी बगावतें और लंदन जिला वतनी की कहानी छुपी है। वो जिला वतनी जो अल्ताफ हुसैन को इक़्तिदार के अरूज पर भी ले गई और उन्हीं की सियासत की ज़वाल की बुनियाद भी बनी। 1988 में बरसों बाद आम इंतखाबात हुए। MQM ने शहरी सिंध की नशस्तों पर क्लीन स्वीप कर दिया था। दही सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गलबा था। यूं सिंध दो हिस्सों में तकसीम हो चुका था। शहरी सिंध MQM के पास था, जबकि दही सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कब्जे में। लेकिन इसके फ़ौरन बाद एक अलमनाक वाक़या होता है। जब अल्ताफ हुसैन का काफ़िला हैदराबाद जा रहा था तो सोहराब गोट के करीब अचानक फायरिंग की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ये हमला एक मुअम्मा है। सहाफ़ी मज़हर अब्बास के मुताबिक इस वक्त वहाँ कुछ ऐसी पुलिस अफसरान मौजूद थे जिन्हें वहाँ होना ही नहीं चाहिए था। इसी वाक़ये में हैदराबाद में तकरीबन 250 अफराद मारे गए। बाद में कराची में मज़ीद 150 लोग कत्ल किए गए। ये खूनी सिलसिला आज भी तारीख़ की सबसे बड़ी गुत्थियों में से एक है। पीपल्स पार्टी और MQM का इत्तेहाद। 1988 के इंतखाबात के बाद MQM और पीपल्स पार्टी ने हुकूमतें बनाई, वफाक में भी और सिंध में भी। लेकिन ये इत्तेहाद ज़्यादा देर ना चल सका। इस्टेब्लिशमेंट से दूसरी टक्कर कब हुई? 1987 में जनरल ज़िया हवाई हादसे में मारा गया। उनकी जगह जनरल असलम बेग ने फ़ौज की कमान संभाल ली थी। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो और जनरल बेग के ताल्लुकात कभी खुशगवार नहीं रहे। बेनज़ीर भुट्टो को शक था कि फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट और खुफिया इदारे उनके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, और जब उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो उन्होंने खुलकर इल्ज़ाम लगाया कि जनरल बेग और इस्टेब्लिशमेंट ने पैसे और ताकत इस्तेमाल करके उनकी हुकूमत को गिराया है। MQM हकीकी सरबराह आफाक अहमद का एक इंकशाफ सब कुछ वाज़े करता है। वो बताते हैं कि 1979 में जब जनरल असलम बेग आर्मी चीफ थे तो उन्होंने अल्ताफ हुसैन को मदऊ किया। मकाम था यूनुस हबीब का, और वहीं यूनुस हबीब के घर जो बाद में मेहरान बैंक स्कैंडल के मरकज़ी किरदार भी बन चुके थे। इस मुलाकात में जनरल बेग ने अल्ताफ हुसैन से सीधा कहा, भाई अब लिसानी सियासत को छोड़ दीजिए, कौमी धारे में आए, आपका मुस्तकबिल है। अल्ताफ हुसैन ने रस्मन कहा कि हमारे पास वसाइल कहाँ हैं, और बस अगले ही लम्हे जनरल बेग ने यूनुस हबीब की तरफ देखा और यूनुस हबीब ने फ़ौरन पैसे थमा दिए। नाज़रीन, ये वो लम्हा महज एक मुलाकात नहीं था, बल्कि पाकिस्तानी सियासत का एक अंधे खेल की इलामत भी था।
जहां एक जर्नल, एक सियासतदान और एक बैंकर तीनों मिलकर इक़्तिदार के ताने बाने बुनते हैं। मगर वापसी पर गाड़ी में ही आफाक अहमद ने अल्ताफ़ हुसैन को ख़बरदार किया कि अगर आप मुहाजिर तहरीक को ख़त्म करके किसी और नाम पर कौमी धारे की सियासत करेंगे तो हम आपके साथ नहीं चल सकते। यही वो लम्हा था जब इख्तिलाफ़ात की पहली लकीर खींच दी गई थी। सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास कहते हैं कि फ़ौजी क़यादत का मकसद वाज़ेह था, पीपल्स पार्टी के मुकाबले में एक हामी ब्लॉक कायम करना। इस दौर में ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई समेत कई रहनुमा को मिलाकर कंबाइंड अपोजिशन पार्टी बनाई गई। कराची की शाहराए कायदीन पर एक तारीख़ी जलसा हुआ और इसी जलसे में अल्ताफ़ हुसैन का जादू पूरे उरूज पर था। मगर यहाँ भी खेल सादा नहीं था। बाद में जतोई साहब ने मान लिया कि असल मंसूबा जनरल बेग का सदर बनना था और वो ख़ुद वज़ीर आज़म के ख्वाब देख रहे थे। वक्त ने पलटा ऐसा खाया कि असलम बेग की मुद्दत मुलाजमत में तोसी न मिली और जनरल आसिफ नवाज़ नए आर्मी चीफ बन गए। यहाँ से MKM की कहानी एक नए मोड़ पर आती है। MKM अब तक पार्लियामान में अपनी ताकत दिखा चुकी थी, मगर शायद फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की असल ताकत का अंदाज़ा कम था। अल्ताफ़ हुसैन और इनके साथियों ने इलाकाई कंट्रोल की पॉलिसी अपनाई, ताकत के बल पर इलाकों को अपनी गिरफ्त में रखने की कोशिश की। इसी दौरान एक संगीन गलती हो चुकी थी। फौज के मेजर कलीम को लांडी से अगवा कर लिया गया था। ये वो लम्हा था जिसने MKM और फौजी क़यादत के दरमियान खलीज को और गहरा कर दिया। एक बार जब जनरल आसिफ नवाज़ अल्ताफ़ हुसैन को फ़ोन करते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन ने ख़ुद बात करने के बजाय इमरान फ़ारूक को कहा कि तुम बात करो। जनरल को यह रवैया इतना बुरा लगा कि वो फ़ोन काट कर आग बगोला हो जाते हैं। ये एक लामती लम्हा था, गोया फ़ौजी क़यादत को जताया जा रहा था कि अब हम अपनी शराइत पर खेलेंगे। अक्टूबर 1990 में इंतखाबात हुए। नवाज शरीफ की क़यादत में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद कामयाब हुआ और MKM इसी इत्तेहाद का हिस्सा बन गई। ये इत्तेहाद वक्ती तौर पर ताकत का तवाज़न MKM के हक़ में लेकर आया, मगर इसके नताइज जल्द सामने आने वाले थे। MKM ने बल्दिया, सिंध हुकूमत और पुलिस जैसे इदारों में बराह रास्त असरअंदाज होना शुरू कर दिया था, लेकिन अंदरूनी सतह पर भी हलचल मच गई थी। आफाक अहमद और आमिर खान, जो इस वक्त तंजीम के मरकज़ी सेक्रेटरी थे, अचानक निकाल दिए गए। सैकड़ों कारकुन मुअत्तल किए गए। ये MKM के अंदर की सबसे बड़ी बगावत थी। MKM पर जराइम पेशा अनासिर की दरअंदाजी के इल्ज़ामात लगाए गए। जनरल आसिफ नवाज़ ने नवाज शरीफ हुकूमत को ऑपरेशन का मशवरा दिया। नवंबर 1991 में वज़ीर आला सिंध जाम सादिक अली ने अल्ताफ़ हुसैन को इशारा दिया, कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, बेहतर है कि आप मुल्क छोड़ दीजिए। अल्ताफ़ हुसैन लंदन रवाना हो गए और 19 जून 1992 को वही ऑपरेशन शुरू हुआ जिसे क्लीन अप ऑपरेशन कहा गया। इब्तिदा में MKM ने इस ऑपरेशन की हिमायत की, मगर जल्द ही नक्शा बदल चुका था। जब आफाक अहमद और आमिर खान दोबारा मंजर पर आए और MKM हकीकी के नाम से सामने आए तो वाज़े हो चुका था ये महज जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं, बल्कि MKM की क़यादत को तोड़ने की हिकमत अमली थी। MKM ने हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली, लेकिन लंदन में मौजूद अल्ताफ़ हुसैन को अपने कारकुनान से राब्ता टूट चुका था। एक साबिक रुकन असम्बली के मुताबिक जब कारकुनान को क़यादत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब उन तक रिसाई सबसे ज़्यादा मुश्किल हो चुकी थी। ये सिर्फ कारकुनों के लिए नहीं, बल्कि ख़ुद अल्ताफ़ हुसैन के लिए भी नुकसानदेह साबित हुआ। उसी रुकन असम्बली ने कहा कि मैं अल्ताफ़ हुसैन को 1986 से जानता हूँ। उनकी शख्सियत दो हिस्सों में बट रही है। एक वो ताकतवर अवामी रहनुमा जिसका कंट्रोल मुकम्मल था, दूसरा 2000 के बाद का कमज़ोर और बीमार अल्ताफ़ हुसैन। ये दो रुख इस बात का सबूत हैं कि इक़्तिदार और जलावतनी किस तरह एक ही शख्सियत को बदल डालती है। जलावतनी हमेशा सियासतदानों को कमज़ोर कर देती है, मगर बाज़ औक़ात जलावतनी ही ताकत का दूसरा नाम बन जाती है। अल्ताफ़ हुसैन के लंदन जलावतनी में भी एक ऐसा ही बाप है। पाकिस्तान से हज़ारों मील दूर रहने के बावजूद वो कराची के गली कूचों पर असरअंदाज होते रहे, लेकिन यह कहानी सीधी नहीं थी। इसके पीछे साजिशें थीं, धड़ेबंदी थी और इस्टेब्लिशमेंट से गठजोड़ का वो खेल जिसने MKM को ताकत के अरूज पर भी पहुँचाया और जवाल की बुनियाद भी रखी। 1992 में जब अल्ताफ़ हुसैन लंदन पहुँचे तो उनके पास कुछ भी नहीं था, ना दफ्तर, ना साजो सामान, ना वसाइल। यहाँ एक नया किरदार सामने आता है, मोहम्मद अनवर और तारिक मीर ने न सिर्फ लंदन में MKM के लिए दफ्तर दिया, बल्कि माल असबाब तक सब कुछ मुहैया किया। यही मोहम्मद अनवर थे जो वक्त के साथ अल्ताफ़ हुसैन के बाद लंदन सेटअप के नंबर 1 आदमी बन चुके थे। वो राब्ता कमेटी का हिस्सा भी बने और बाद में लॉन्ड्रिंग केस और डॉक्टर इमरान फ़ारूक के कत्ल जैसे
हाई प्रोफाइल मुकदमात में शरीक मुलजिम भी करार पाए। यानी MQM पाकिस्तान की कहानी मोहम्मद अनवर के बगैर मुकम्मल नहीं होती। दूसरी जानिब पाकिस्तान में जनरल अब्दुल वहीद काकड़ ने कराची ऑपरेशन ख़त्म करने का ऐलान किया। ये लम्हा MQM के लिए एक नई सुबह का मंजर था। इसी दौरान MQM ने बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों की हुकूमतों में शमूलियत इख्तियार की। गोया ताकत के खेल में अब वो मुस्तकिल खिलाड़ी बन चुके थे। 12 अक्टूबर 1999 एक और मार्शल लॉ, एक और फौजी सरबरा, एक और डील। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता उलट दिया और इक़्तिदार पर काबिज़ हो गए। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास लिखते हैं कि मुशर्रफ का दौर अल्ताफ़ हुसैन और MQM के लिए सबसे ज़्यादा मिसाली साबित हुआ, मगर कैसे? ये स्टोरी आपको हम अगली किस्त में बताएंगे। नाज़रीन, दूसरी किस्त में आपने देखा कि किस तरह MQM पाकिस्तान ने आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, मगर ये कामयाबी खून की होली में बदल चुकी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद, इस्टेब्लिशमेंट के साथ खुफिया मुलाकातें, यूनुस हबीब के हाथों पैसे मिलना, फिर अंदरूनी इख्तिलाफात और सबसे बढ़कर फ़ौज के साथ बहरास महाज़ाराई। ये सब कुछ सिर्फ इक़्तिदार की बाजी का हिस्सा था, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। असल कहानी तो अब आना बाकी है। अब देखना यह है कि लंदन की जिलावतनी से MQM की ताकत कैसे और क्यों बरकरार रहती है। मुशर्रफ दौर में कौन से खुफिया मुआहदे हुए जिन्होंने पार्टी को नई ज़िंदगी बख्शी। 12 मई की खूनरेज़ वाक़यात, इमरान फारूक का लर्ज़ा खेज़ कत्ल और वो लम्हा जब अल्ताफ़ हुसैन की अपनी ही तकरीर उनके सियासत के गले का फंदा बन चुकी थी। ये सब आप देखेंगे हमारी तीसरी और आखिरी किस्त में, जहाँ MQM पाकिस्तान की कहानी अपने उरूज से ज़वाल तक का सफ़र तय करेगी। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।